अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ हम जी पढ़ रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 चैप्टर 15 आई कैप की बुक का चेक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारे पढ़ा है कि चेक कि क्रॉसिंग किस तरह से होती है, क्रॉसिंग का पर्पस हमने पढ़ा है। हमने कहा कि 4 तरह की क्रॉसिंग है आपकी, बेसिकली तो 3 तरह की है लेकिन चौथी भी लोग कर देते हैं, ऑल्दो उसका टेक्निकली कोई फ़ायदा तो नहीं होता। जैसे हमने कहा एक जनरल क्रॉसिंग है। जनरल क्रॉसिंग से मुराद सिंपल आपने 2 ट्रांसवर्स लाइंस पैरेलल लाइंस आपने लगा देनी है। चेक के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में आमतौर पे लगाई जाती हैं। इसका मतलब है कि चेक अब सिर्फ़ और सिर्फ बैंक अकाउंट में जाएगा बंदे के, ठीक है। कौन सा बंदा जिसका नाम ज़ाहिर लिखा है या अगर वो ट्रांसफ़र भी होता गया है तो जो भी एंड वाला पर्सन है उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। फिर एक आता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग क्या है कि आप बीच में बैंक का नेम भी लिख देते हो, लाइंस लगाएं बीच में बैंक का नेम लिखते हैं या सिर्फ बैंक का नेम लिखते हैं टेढ़ा करके, लाइंस चाहे आप ना भी उसमें लगाएं। तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ इस बैंक के अंदर जिसका अकाउंट होगा उसके पास जाएंगे पैसे। देन फिर आपकी एक बड़ी ही हाईली सिक्योर्ड क्रॉसिंग है, जिस रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, जिसको हम अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई जिस बंदे का नेम लिखा हुआ है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को पैसे जा सकते हैं। ये जो चेक है ये निगोशिएबल भी नहीं है, ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। ये ज़्यादा सिक्योर्ड है कि अगर आगे किसी बंदे के पास पहुंच भी गया तो वो यूज़ नहीं इसको कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑब्वियसली ये निगोशिएट हो ही नहीं सकता था, इसकी इंडोर्समेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये जिस बंदे के नाम का है सिर्फ उसी बंदे के पास ही जाएगा, उसी के बैंक अकाउंट में जाएगा। और एक फोर्थ है जिसके ऊपर इसी तरह लिख करके नॉन निगोशिएबल बीच में लिख देते हैं। नॉन निगोशिएबल लिखने का टेक्निकली वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्टिल इट इज़ ट्रांसफरेबल, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर एक दाग लग गया ना, एक बिला वजह आपने एक चीज़ लिख दी है जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो एक डिफेक्ट आ जाता है उसके अंदर, टाइटल के अंदर। डिफेक्ट से मुराद है कि नुक्स आ गया, बिला वजह आपने ऊपर एक हरकत कर दी है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो अगला बंदा लेने से कतराएगा कि यार नॉन निगोशिएबल लिखा हुआ है। अब हर बंदे को तो नहीं पता ना कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत ये अभी भी निगोशिएबल है। वो तो समझेगा कि यार शायद नॉन निगोशिएबल हो चुका है, ठीक है जी। तो ये कुछ मसाइल हैं। बाकी आज आगे चलते हैं, पेमेंट ऑफ चेक की डिस्कशन करते हैं। आ रहे हैं ज़रा कि चेक की जब पेमेंट होनी है किस तरह होगी। वो पहले नंबर पे वो कह रहा है पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस्ड स्पेशली मोर देन वंस। पहले तो आ जाए माइंड में कि स्पेशल क्रॉसिंग क्या थी। भाई स्पेशल क्रॉसिंग यही थी ना कि इधर आप बैंक का नेम लिखते थे ABC बैंक इस तरह करके, या लाइंस बेशक ना लगाएं ऐसे ही लिख दिया ABC बैंक। ये स्पेशल क्रॉसिंग थी। वो कहता है कि अगर कोई चेक स्पेशली क्रॉस्ड हुआ है एक से ज़्यादा बार, मतलब है कि लेट्स से किसी बंदे ने पहले इस तरह की क्रॉसिंग की हुई थी एक, ठीक है, आगे किसी ने दोबारा एक क्रॉसिंग और कर दी हो, किसी और बैंक के नाम पे कर दी, लेट्स से XYZ बैंक, ये डबल क्रॉसिंग हो गई ना, एक से ज़्यादा बार हो गई है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा? अब देखें, कहते हैं वेयर द चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन। एक्सेप्ट उस केस में, कौन सा केस के अगर आप अपने ही किसी और बैंक को क्रॉस कर दें कि भाई आप पे कर दें। मिसाल तौर पे आप ये कह लें कि एक मिज़ान बैंक की ब्रांच है लेट्स से जौहर टाउन लाहौर में, उसने क्रॉस कर दिया मिज़ान बैंक की ही ब्रांच कोई मॉडल टाउन वाली, ठीक है। उसने अपने ही एजेंट को, मतलब उसी का ही है ना, एक दूसरे के साथ ज़ाहिर ब्रांचेस अटैच्ड हैं, उसको कर दिया कि यार आप इसकी पेमेंट कर दो। वो कहता है इसकी खैर है, उसने अपने ही एजेंट को किया ना, इसकी खैर है। अगर इसके अलावा कोई क्रॉसिंग 1 से 2 बार हो गई, द बैंकर टू हुम इट इज नॉन शैल रिफ्यूज पेमेंट देयर ऑफ, तो भाई इसकी पेमेंट नहीं करेगा बैंक, ठीक है। मिसाल तौर पे ये देखें, जैसे ये डबल बैंक्स हो गया ना, मतलब है कि ये कोई और बैंक था, इसने क्रॉसिंग कर दी स्पेशली क्रॉस किसी और बैंक के नाम पे, ठीक है। तो अब वो कहता है कि या बैंक ने कर दिया या किसी पर्सन जिसके पास था उसने कर दिया कि यार चलो इससे नहीं, इधर से पैसे निकलवा लेता हूँ। उन्होंने कहा भाई ये वाला जो है ना, ये बैंक इसकी पेमेंट नहीं करेगा अब, सही है, क्योंकि स्पेशली क्रॉस हो गया मोर देन वंस। हाँ, अगर यही बैंक खुद अपने ही किसी दूसरे बैंक को कर देता, ठीक है, नीचे स्टैंप इधर लगी होती है ना, वो लिखा होता ब्रांच कौन सी है, लेट से इधर लिखा हुआ है JT ब्रांच, ठीक है, और इसने अब क्रॉस कर दिया जी किसी मॉडल टाउन ब्रांच को, ठीक है। वो कहता है ये अलाउड है, इसकी पेमेंट कर देगा अगला बैंक। इसका मतलब क्या है? मतलब ज़रा समझ लें गौर से। मतलब इसका ये है कि स्पेशल क्रॉसिंग, कोई भी क्रॉसिंग है वो एक ही बार हो सकती है, स्पेशल क्रॉसिंग भी एक ही बार होगी। अगर दोबारा करनी है ना, वो कोई बैंक ही कर सकता है, खुद कर सकता है बैंक, और वो भी किसको करेगा? अपने ही एजेंट को करेगा, ठीक है, ताकि भाई आप वहाँ से जाके पेमेंट ले लो। कोई भी बंदा, आम बंदा दोबारा से क्रॉस नहीं कर सकता इसको, कोई भी बैंक किसी दूसरे बैंक पे फिर क्रॉस नहीं कर सकता। आगे बात समझ।
समझे ज़रा इधर। वो कहते हैं आजम ड्रॉन अ चेक ऑन ABC बैंक इन फेवर ऑफ बाबर। आजम ने भाई ABC बैंक स्पेशल क्रॉसिंग कर दी इन फेवर ऑफ। आजम हैड क्रॉस चेक स्पेशली ट्वाइस मेंशनिंग द नेम ऑफ XYZ बैंक एंड KLM बैंक। ठीक है, देखें आजम ने अब एक चेक दिया जो कि ABC बैंक का चेक था, उसने वो भाई किसको दे दिया, बाबर को दे दिया। अब उसके ऊपर उसने दो क्रॉसिंग कर दी हैं। एक उसने कर दिया है कि आप XYZ बैंक के अंदर आपका अकाउंट हो फिर पैसे ले सकते हो, दूसरा कर दी KLM बैंक वाली। वो कहता है कि भाई ABC बैंक में जब ये प्रेजेंट किया जाएगा ना पेमेंट के लिए तो वो इसको रिफ्यूज़ कर देगा। क्यों कर देगा, क्यों कहेगा यार एक से ज़्यादा बार क्रॉसिंग हुई है। ये ज़रा देखें, ये बात बड़े गौर से ज़रा समझ लें। ये देखो ये आपका एक चेक है, उसने लिखा ना कि आजम ड्रॉज अ चेक ऑन ABC बैंक। तो ये अपना जो ज़ाती उसका बैंक है ना, ड्रॉज उसके ऊपर ड्रॉ किया जाएगा ना। ठीक है, तो ये मिज़ान बैंक में बेसिकली उसने कर दिया ड्रॉ। ठीक है, और उसने ये इसके सारी दो क्रॉसिंग्स इसके ऊपर कर दी। दो क्रॉसिंग किस तरह, ये समझ लेगा टॉप कॉर्नर में की उसने ऐसे, एक उसने ऐसे करके MCB बैंक लिख दिया लेट से, एक उसने इधर ही की करनी है लेकिन लेफ्ट साइड पे, एक उसने लेट से HBL कर दिया। ठीक है, बात आ रही है समझ। दो क्रॉसिंग उसने, ये जो मैंने इधर लिखा है बेसिकली इधर आपने करनी है, दो बार ये क्रॉसिंग करके दे दी है। ठीक है, और ये किसको पकड़ा दिया है, बाबर को। बाबर साहब गए ही बैंक में, कौन से बैंक में गया, मिज़ान में चला गया कि भाईजान मेरा अकाउंट इसमें भी है इसमें भी है एक। ठीक है, जिसमें भी वो करवाना चाह रहा है पेमेंट वो कहेगा कि यार ये कर दो। बैंक उसको कहेगा भाईजान ये स्पेशली क्रॉस हुआ है एक से ज़्यादा बार, ये देखो ना आपने दो बार क्रॉस कर दिया, इसकी मैं पेमेंट नहीं करूँगा। ठीक, बात आई है समझ। प्रेजेंट इसको जाहिर है आप अपने जिस का बैंक दिया गया उसी में ही कर देते हैं, जाके वो इसकी पेमेंट नहीं करता फिर। ओके जी। दूसरी, जाजिब ड्रॉन अ चेक ऑन ABC बैंक इन फेवर ऑफ गालिब। ठीक है, ही क्रॉस चेक स्पेशली मेंशनिंग द नेम ऑफ XYZ बैंक। उसने XYZ सिर्फ एक बैंक का नेम लिखा, मतलब जाजिब ने मिज़ान बैंक का चेक दिया और ऊपर एक क्रॉसिंग कर दी लेट से सिर्फ MCB बैंक की, और कुछ भी नहीं किया हुआ। वो भाई उधर लेकर गया, MCB बैंक ने आगे इसको दोबारा से क्रॉस कर दिया। ठीक है, अपने किसी दूसरी ब्रांच के नाम पे, हु शैल कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम ABC बैंक एज एजेंट ऑफ XYZ बैंक, एजेंट के तौर पे जो काम करेगा। तो कहते हैं कि ये अलाउड है कि बैंक दूसरे बैंक को बतौर एजेंट स्पेशली क्रॉस कर सकता है। कोई भी इंसान, कोई भी अकाउंट होल्डर बंदा, कोई भी, वो इसको एक से ज़्यादा बार स्पेशल क्रॉस नहीं कर सकता। आगे बात समझ। चलें जी, नेक्स्ट आ गई पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स आपको याद होगी टर्म। पेमेंट इन ड्यू कोर्स से मुराद क्या था कि भाई अगर बैंक ने या उस वक्त हमने पढ़ा था ड्रॉई के नाम से, अगर ड्रॉई ने तमाम तर अपनी ड्यू डिलीजेंस करके, अपनी अक्ल इस्तेमाल करके, अपनी गुड फेथ में उसने पेमेंट कर दी है तो भाई उसका फिर कसूर नहीं है। बेशक गलत बंदे को पेमेंट जा चुकी है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। अब ज़रा इधर चेक के क्रॉस चेक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें। अच्छा, अब क्रॉस चेक की अभी तक हमें आइडिया हो गया क्रॉसिंग किस किस तरह की है। आ रही ज़रा, वो कहता है वेयर द बैंकर ऑन होम अ क्रॉस चेक इज़ ड्रॉन। ठीक है, मतलब जो चेक होता है वो ऑन होम वही होता है ना जिसके नाम पे बना हुआ है। मिसाल तौर पे चेक का मिज़ान का तो मिज़ान के नाम पे, MCB बैंक का चेक था तो उसके नाम पे, HBL का चेक था तो उसके नाम पे ड्रॉ हुआ है। कहते हैं वेयर द बैंकर ऑन होम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन मेक्स अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, द पेइंग बैंकर एंड द ड्रॉर, और जो बनाने वाला, आर इंटाइटल्ड टू बी पोजीशनड एज इफ द चेक हैड बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द ट्रू ओनर देयर ऑफ। आम इसकी इंग्लिश तो मुश्किल से उन्होंने बना दी है, बात बड़ी आम सी है, सादा सी है। वो ये कह रहा है कि भाई अगर जिस बैंक के नाम पे आपने चेक बनाया था उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ड्यू डिलीजेंस करके, गुड फेथ में, सही बंदे पहचान के, ठीक है, उसने पेमेंट कर दी है, तो यही समझा जाएगा कि भाई सही ट्रू ओनर को पेमेंट हो गई है। ठीक है, बैंक की भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है, ड्रॉर की भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है। आइए बात समझ। तो ये भाई उसने कहा पेमेंट इन ड्यू को उसने दोबारा नहीं बताया होगा, था आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है वो क्या होती है। एग्जांपल देखें जरा, काशिफ गेव अ चेक ड्रॉन ऑन ABC बैंक ऑफ 10,000 टू मुनव्वर विद अकाउंट पे क्रॉसिंग। उसके ऊपर अकाउंट पे वाली क्रॉसिंग थी और वो ABC बैंक का वो चेक था। तो इसका मतलब है कि भाई जाहिर है वो अकाउंट पे ही होना चाहिए, वो आगे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है ना, यही मतलब है। ठीक है, अनदर पर्सन नेम्ड मुनव्वर, कोई और मुनव्वर था भाई, हैविंग अकाउंट इन XYZ बैंक, उसका किसी XYZ बैंक के अंदर
अकाउंट था, ठीक है। स्टोल द चेक एंड प्रेजेंटेड फॉर क्रेडिट टू हिज अकाउंट, उसने भाई जाके बैंक में प्रेजेंट किया कि सर मैं ही हूँ, अकाउंट पे मुझे दो पैसे। कोई वो नहीं की इसके ऊपर इंडोर्समेंट वगैरह निगोशिएशन कुछ भी नहीं की, चेक गिरा हुआ मिला है वो ले गया। ABC बैंक पेड द अमाउंट इन ड्यू कोर्स टू XYZ बैंक, उसने भाई XYZ बैंक को पैसे भेज दिए। देखो अब बात समझें, मिजान बैंक का चेक लेकर गया एक बंदा, ऊपर अकाउंट पे ही ओनली लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है किस बैंक में, इसको स्पेशल क्रॉसिंग नहीं की हुई, सिंपल अकाउंट पे ही ओनली वाली क्रॉसिंग है। गल समझ आ रही है कि नहीं? चारों चीज़ों को मिक्स नहीं करना, चारों क्रॉसिंग को। उसने कहा है कि सिंपल उसके ऊपर ये वाली अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ओनली वाली क्रॉसिंग थी। इसका क्या मतलब होता है कि यार जिस बंदे का नाम लिखा हो ना मुनव्वर के बैंक अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। ये नहीं लिखा हुआ कि मुनव्वर के ABC बैंक वाले बैंक अकाउंट में जाने चाहिए, कौन से वाले में जाने चाहिए। वो भाई चेक गिर गया कहीं पे, मुनव्वर साहब को मिले, कोई और मुनव्वर था उसको मिल गया, उसने कहा यार तो एग्जैक्ट मेरा ही नाम लिखा हो, भाग के गया बैंक में ABC बैंक के पास, उसने कहा यार ये मेरा ये ज़रा अकाउंट में तो ट्रांसफ़र कर दो। उसने कहा कौन सा अकाउंट है? उसने कहा यार XYZ बैंक का अकाउंट है। बैंक ने देखा अच्छा यार अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग सही हुई है, अमाउंट सही लिखी हुई है, कटिंग शटिंग कोई नहीं है। उसने भाई क्या किया, पैसे भेज दिए XYZ बैंक को, XYZ बैंक ने उसके अकाउंट में भेज दिया। ऐसे ही है ना, मतलब मिजान बैंक ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए किसको, MCB बैंक को, MCB बैंक ने भाई वही वाले पैसे जो मुनव्वर था उसके अकाउंट में भेज दिए, ठीक है। उसने भाई वहाँ से पैसे निकलवाए और खा पी गया। ABC बैंक एज पेइंग बैंकर एंड काशिफ जो जिसने दिया था शैल बी इंटाइटल टू बी पोजीशन एज इफ द चेक हैड बीन पेड टू ट्रू ओनर। वो कहते हैं इसका यही मतलब समझा जाएगा कि उन्होंने सही असल वाले मुनव्वर को दे दिया। इसका मतलब है कि मुनव्वर इन पे आगे केस करेगा तो उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कानून ने ये इजाज़त दी हुई है कि भाई अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुई है, मतलब है कि बैंक ने देख कर समझ कर कि हाँ ये भाई ये मुनव्वर ही है, ठीक। अब या तो उधर कोई मुनव्वर की कोई ऐसी निशानी होती ना, पहचान सकता है ये वो वाला मुनव्वर नहीं। अब मिसाल तौर पे नाम लिखा मुनव्वर अली, ठीक है, अब कोई और मुनव्वर अली आ गया, उधर कौन सा CNIC नंबर लिखा होता है चेक के ऊपर, तो उसने देखा यार आप अपना CNIC दिखाएं, आपका नाम मुनव्वर अली है। उसने कहा जी सर मुनव्वर अली है, ठीक है। उसने कहा यार अपना बैंक अकाउंट बताएं, बैंक अकाउंट बताया, बैंक अकाउंट का नेम भी मुनव्वर अली है। तो अब बैंक को इससे बेहतर और क्या कर सकता है? उसने भाई पेमेंट कर दी, ठीक है। हाँ मसला होना था कि अगर मुनव्वर अली के नाम का चेक है लेकिन उसने लेट से मुंतज़िर अली को भेज दिए पैसे, ठीक है, तो यहाँ पर मसला था कि भाई नाम कोई और है, आप किसी और के अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो? आगे बात समझ। अब अगली बार पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स। आउट ऑफ ड्यू कोर्स से मुराद है कि सही तरह पेमेंट नहीं हुई अगर, फिर क्या होगा? वेयर द बैंकर ऑन होम क्रॉस चेक इज ड्रॉन मेक्स अ पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, द पेइंग बैंकर शैल बी लायबल टू द ट्रू ओनर ऑफ द चेक फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन ओइंग टू द चेक हैविंग बीन सो पेड। वो कहता है असल ओनर को कौन जिम्मेदार होगा? बैंक होगा, ड्रॉर नहीं होगा। देखो ड्रॉर ने तो चेक बना के दे दिया ना, ड्रॉर जिम्मेदार होगा अगर अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए, ठीक है। डिसऑनर हो गया है या बाउंस होना जिसे हम कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर भाई ड्रॉर ने चेक बना के दे दिया है लेकिन पेमेंट आउट ऑफ कोर्स होगी, जैसे अभी हमने बात किया कि मुनव्वर के नाम का था किसी और, या लेट से एक चेक था ऊपर क्रॉसिंग हुई थी ये वाली जनरल क्रॉसिंग, इसका क्या मतलब था? अकाउंट के अंदर पैसे जाने चाहिए लेकिन बैंक ने कैश दे दिया बंदे को ओवर द काउंटर। तो जो ट्रू ओनर है वो उस पर हो सकता है ना कोई और बंदा हो, ठीक है, किसी को मिला उसका, मिसाल तौर पे एक चेक था यहाँ पे अहमद लिखा हुआ था उसके, ठीक है, और चेक हो गया गुम, और जनरल क्रॉसिंग थी, किसी और ने उठाया भाई, वो बैंक में गया, उसने कैश दे दिया बैंक ने उसको, जानने वाला बंदा बैठा हुआ था उसको कि, ठीक है। अब जो ट्रू ओनर है वो आके बैंक पे केस कर सकता है कि भाईजान ये अकाउंट के अंदर जाने चाहिए थे, आप मुझे बंदा ट्रेस करके देना किसके पास गया। उसने कहना पता नहीं यार, कोई आया था कैश लेकर चला गया। तो गलती किसकी है? बैंक की। यहाँ पे बैंक पैसे पे करेगा ट्रू ओनर को। आइए बात समझ। और इस तरह स्पेशल क्रॉसिंग में अगर कोई बैंक स्पेसिफाई किया उस बैंक में नहीं पेमेंट की तो फिर भी मसला है, और ये सारा कुछ, ठीक है भाई। Adil gave a check drawn on KLM Bank of 10,000 to Kumail with general crossing के साथ। The check was stolen by Kamil and he presented the check on counter of KLM Bank for payment। यही वाली एग्जांपल आ गई भाई। अदील ने कुमेल के नाम का एक चेक बनाया अपने बैंक का 10,000 का, कुमेल से वो गिर गया, गुम गया, कामिल ने उठाया है और वो बैंक में गया, उसने कैश निकलवा लिया। तो भाई क्या कुमेल केस कर सकता है उसके ऊपर? बिल्कुल सर कर सकता है, क्योंकि आउट ऑफ ड्यू कोर्स पेमेंट हुई है, कैश पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट में जाने चाहिए थे पैसे, ठीक है। आगे, हाउएवर अ पेइंग बैंकर शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल
इफ़ इट पेज द चेक इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही नहीं की, गुड फेथ में पैसे पे किए, वेयर चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विच डज नॉट अपीयर टू बी क्रॉस और हैव हैड क्रॉसिंग विच हैज़ बिन ऑब्लिटरेटेड और ऑल्टर्ड। हाँ, वो कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास एक चेक आता है, हो सकता है कि उसकी इंक ही मिट गई हो क्रॉसिंग वाली, इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल ही नज़र आ रहा है। वैसे इस तरह होता तो नहीं है, ज़ाहिर है पता आपको लग ही जाता है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये भी लग रहा हो कि वो रिमूवर जो होता है उससे रिमूव की हुई है, तो बैंक उसको लेता ही नहीं है चेक को। बैंक कहता नहीं भाई गलत है, आपने कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन इसके अंदर मटीरियल ऑल्ट्रेशन की हुई है, ठीक है। उसको बैंक कभी भी उस चेक को की पेमेंट नहीं करता, ठीक है। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि लेकिन इफ़ इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ये ओके जी, बैंक के पास एक चेक आया जो ना तो क्रॉस लग रहा है, ठीक है, या हो सकता है कि उसकी क्रॉसिंग जो थी मिटा दी गई है इतनी खूबसूरती के साथ कि बैंक को कोई पता नहीं चल रहा, और बैंक ने लेकिन फिर भी गुड फेयर ड्यू डिलिजेंस करके पैसे दिए हैं, तो फिर कहता है बैंक का फिर गरीब का क्या कसूर है। तो सही है, अंडरस्टैंडेबल बात है। एग्जाम्पल देखें, अदील गेव अ चेक ड्रॉन ऑन केएलएम बैंक ऑफ 10,000 टू कुमेर विद अकाउंट पे, क्रॉसिंग अकाउंट पे लिखी थी। द चेक वॉज स्टोलन बाई कामिल हु कंसील्ड द क्रॉसिंग इन सच अ वे दैट द चेक अपीयर टू हैव नेवर बीन क्रॉस। कामिल साहब ने भाई इस तरह से छुपाई है वो, पता नहीं किस तरह अब छुपा दी है उसने, ठीक है, कि वो कहते पता ही नहीं चल रहा कि इसके ऊपर कभी क्रॉसिंग भी हुई थी। तो अब तो बैंक का क्या कसूर है फिर, ठीक है। ओके जी, आगे बात आ गई, प्रोटेक्शन टू द बैंकर इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। अ कलेक्टिंग और रिसीविंग बैंकर इज वन हु रिसीव्स द पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। अच्छा देखें, दो तरह के आप मतलब एक को हम पेइंग बैंकर बोल रहे होते हैं, एक को हम रिसीविंग या कलेक्टिंग बैंकर बोल रहे होते हैं, ठीक है। पेइंग बैंकर से मुराद वो होता है जिसने असल में पेमेंट करनी है, जिस बैंक ने असल में पेमेंट करनी है वो है। और रिसीविंग या कलेक्टिंग बैंकर से मुराद क्या है, वो बैंक जो अपने कस्टमर की बिहाफ पे पैसे ले रहा है। मिसाल के तौर पे आप इस तरह समझ लें, कई बार दोनों सेम भी होते हैं, कई बार डिफरेंट भी होते हैं। मिसाल के तौर पे ये चेक है, ये मिज़ान बैंक, ये मेरा बैंक अकाउंट है मिज़ान बैंक के अंदर, ठीक है। ये मैंने भाई एक चेक बना के दिया है और मैंने अपने बैंक को कहा है कि भाई आप XYZ बैंक के अंदर मिस्टर असलम है, उसको आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। अब देखें, पेमेंट कटनी किस अकाउंट में से, XYZ में से तो नहीं ना कटनी तो मेरे वाले में से है, मिज़ान में से। तो इसका मतलब मिज़ान क्या है, पेइंग बैंकर है, ये पेमेंट करेगा। बट ये पेमेंट करेगा किसको, ये करेगा भाई XYZ बैंक को या MCB बैंक को। MCB बैंक किसके बिहाफ पे पैसे रिसीव करेगा, अपने कस्टमर असलम के बिहाफ पे। बात आ रही है समझ, वो डायरेक्ट आप समझ उसके अंदर MCB बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट नहीं हो रहे थे, मैंने यहाँ इधर से किया है, ठीक है। मैंने मिज़ान बैंक का चेक दिया है, मिज़ान बैंक पे करेगा पैसे, रिसीव कौन करेगा, MCB बैंक करेगा, रिसीव करके किसको देगा, किसके अकाउंट में भेजेगा, असलम के अकाउंट में भेजेगा। बात आ रही है समझ। तो ये बेसिकली है दोनों का। तो उसने कहा कलेक्टिंग या रिसीविंग बैंकर, इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया कौन हो गया, MCB बैंक हो गया। वो आगे पढ़ेगा, इफ़ द कलेक्टिंग बैंकर MCB बैंक हैज़ कलेक्टेड अ चेक ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, मतलब के असलम हुज टाइटल टू द चेक वॉज डिफेक्टिव, जिसका टाइटल असल में नहीं था, मतलब उसने चोरी चोरी किया हुआ था, ठीक है। टाइटल डिफेक्टिव होने से मुराद क्या है, वो ही वॉज नॉट द ट्रू ओनर ऑफ द चेक, ही वॉज नॉट द होल्डर ऑफ द चेक। सही है, उसने भाई 2 नंबरी करके कोई चेक लिया हुआ था। वो कहता है कि अगर MCB बैंक ने उससे चेक कलेक्ट कर लिया है उस बंदे के बिहाफ पे, द कलेक्टिंग बैंकर वुड बी प्रोटेक्टेड एंड वुड नॉट बी हेल्ड लायबल इन कन्वर्जन टू द ट्रू ओनर। उस पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा कि भाईजान आपने किसी और की प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि आपने 2 नंबरी में साथ दिया है। प्रोवाइडेड इट प्रूव्स दैट इट एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। हाँ, जाहिर है वो ये साबित करेगा कि भाई मैंने गुड फेथ में काम किया है। बात ज़रा समझ लें, आप समझे कि मैंने एक चेक दिया मिज़ान बैंक का बना के, लेकिन मैंने कहा यार ये MCB बैंक के अंदर फलां बंदा है वो लेगा, स्पेशल क्रॉसिंग कर दी। अब वो बंदा नहीं था, किसी और बंदे ने चोरी कर लिया वो चेक, उसका भी MCB बैंक के अंदर बैंक अकाउंट था, सेम नाम के साथ था। वो बैंक में गया, बैंक ने देखा यार नाम आपका क्या है, ठीक है, अकाउंट टाइटल देखा बिल्कुल सेम है, तो वो कहती है MCB बैंक का क्या कसूर है भाई। देखो, जब आपने चेक प्रेजेंट करना होता है ना, एक तो ये हो सकता है कि आप मिज़ान बैंक में ही चले जाओ कि यार मेरा MCB के अंदर अकाउंट उधर ट्रांसफ़र कर दो, या आप क्या करते हो MCB बैंक के पास चले गए,
दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हो ना। आप एमसीबी बैंक के पास चले गए कि यार ये मिज़ान बैंक का चेक है, ये ज़रा आपस में लेन देन करके बैंक्स जो भी आप लोगों ने करनी तो मेरे अकाउंट में ज़रा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो उसने देखा यार सही है, अकाउंट नंबर यही है, वो नेम यही है, यही बैंक का है, तो उसने वहाँ से दे के कर दिया, हालांकि वो वाला बंदा नहीं था। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर फिर एमसीबी बैंक का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, काशिफ गेव अ चेक ड्रॉन ऑन एबीसी बैंक ऑफ 10,000 टू मुनव्वर विद अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग। Another person named Munawwar having account in XYZ Bank stole the check and presented for credit to his account. Then XYZ Bank sent the check for collection to ABC Bank. XYZ Bank ने भाई ABC Bank को वापस भेज दिया कि यार जरा पेमेंट तो कर दो। ABC Bank paid the amount in due course to XYZ Bank. उसने भाई XYZ Bank को पैसे भेजे, XYZ Bank ने आगे पैसे किसको भेज दिए? मुनव्वर को, जो कि फेक पर्सन था, असल वाला बंदा ही नहीं था, विदाउट नेग्लिजेंस वगैरह। तो भाई वो कहते हैं कि यहाँ पर फिर XYZ बैंक का तो कोई कसूर नहीं है, नाम तो जाहिर है सेम है, ठीक है। नीचे एक लाइन है, दिस प्रोटेक्शन टू सीबी बैंक, इसको फारिग कराएं, ये क्रॉस कर दें, जाए कोई इतना अहम नहीं है। नीचे आने प्रोटेक्शन टू द बैंकर क्रेडिटिंग चेक क्रॉस्ड अकाउंट पे। ये बातें आपको लग रही होंगी कि रिपीट हो रही हैं ये वो, लेकिन दोबारा एक बार फिर से आपने लेक्चर सुनना है, तसल्ली के साथ सुनना है, साथ साथ फिर पढ़ना है, एग्जाम्पल देखनी है, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्शन टू द बैंकर क्रेडिटिंग चेक क्रॉस अकाउंट पे। क्रेडिटिंग से मुराद क्या है, जो पैसे क्रेडिट करा, जो दे रहा है पैसे, ठीक है। सिमिलरली इफ द कलेक्टिंग बैंकर हैज कलेक्टेड अ चेक विच डज नॉट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अपीयर टू बी क्रॉस अकाउंट पे। कहता है कि इस तरह भाई जो एक कलेक्टिंग बैंक था, मतलब एमसीबी बैंक था, उसके बाद एक चेक आया, वो था तो अकाउंट पे ही क्रॉसिंग वाला, लेकिन लग नहीं रहा, कहीं से भी शो नहीं हो रहा इस तरह का, और हैव हैड क्रॉसिंग अकाउंट पे विच हैज़ बिन ओब्लिटेटेड और ऑल्टर्ड द बैंकर इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस कलेक्टिंग पेमेंट ऑफ द चेक एंड क्रेडिटिंग प्रोसीड्स देयर ऑफ टू अ कस्टमर शैल नॉट इनकर। वही दोबारा वही वाली बात है जो पीछे हमने पढ़ी थी कि भाई क्रॉस चेक, जैसे उसने कहा था कि वहाँ पे बात हो रही थी पेइंग बैंकर के एंगल से कि एक बैंकर है, उसने पेमेंट करनी है लेकिन उसको क्रॉसिंग नज़र ही नहीं आई, है ही नहीं, उसके लिए है ही नहीं ऊपर, ठीक। अगर हल्की सी भी है और उसको वो ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहा, उसने ऐसे ही बस पकड़ के जल्दी जल्दी रश था फेंक दिया चेक के, चलो यार कर देते हैं, फिर बैंक की गलती है। लेकिन अगर उसने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस उसने देखा है लेकिन उसको स्टिल नहीं नज़र आ रही, तो ना तो पेइंग बैंकर का फिर कसूर है। उस तरह कलेक्टिंग बैंकर भी, उसने भी अगर गलत बंदे के नाम पर कलेक्ट कर लिया है जबकि ऊपर कोई इस तरह की शो नहीं हो रही, कहते उसका भी कोई कसूर नहीं है, ठीक है जी। आगे आ जाए, रेवोकेशन ऑफ बैंक्स अथॉरिटी। The duty and authority of a banker to pay a check drawn on him by his customer determined by बैंक की अथॉरिटी यदि पेमेंट करने की और उसकी ड्यूटी, उसका फ़र्ज़ भी है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको रोका जा सकता है डिफरेंट तरीक़ों से, जैसा कि उसने कहा काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट। अगर कस्टमर मना कर दे, रोक दे कि भाई आपने इन फलां चेक, मैं आपको नंबर लिखवा रहा हूँ या कोई एक चेक नंबर आपको लिखवा रहा हूँ, इसकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो भाई अपने बैंक को बता सकता है कि इसकी पेमेंट ना हो, ठीक है, बात आई समझ। तो उसकी फिर पेमेंट क्लियर नहीं होगी। देखें अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर वो किसी भी जगह प्रेजेंट कर सकता है चेक को, तो कैसे करेंगे? देखें, जब मेरा चेक तो मिज़ान बैंक का है ना, पैसे तो मिज़ान बैंक में से कटने हैं, पे तो मिज़ान बैंक ने करने हैं ना, अगला बैंक कोई भी हो। जब मैंने मिज़ान बैंक को ही बता देना है कि सर ये वाला चेक नंबर है, इसकी पेमेंट आपने नहीं करनी, उन्होंने अपने सिस्टम में डाल दिया, सिस्टम में डाला। अब पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में कोई भी बंदा चेक लेकर जाएगा, चाहे मिज़ान बैंक में, चाहे किसी और ब्रांच में, चाहे किसी और बैंक में, मिसाल तौर पर एमसीबी बैंक था, वो मैंने स्पेशल क्वेश्चन किए थे, वो एमसीबी बैंक के अंदर चला गया बंदा, ठीक है, तो वो बैंक क्या करेगा, बैंक ये उसने पैसे तो मिज़ान से लेने हैं ना, जैसे वो सिस्टम में डालेगा तो मिज़ान वाले पे करते हुए देखेंगे भाईजान इसको तो काउंटरमेंट किया हुआ है, वो पेमेंट इसकी नहीं करेगा। बात आ रही है समझ? पेमेंट करते हुए बैंक हमेशा चेक नंबर डाल के देखता है सिस्टम में कि इसके ऊपर कोई वार्निंग या कोई इसी तरह का अलर्ट तो नहीं जारी हुआ कि हमने इसकी पेमेंट नहीं करनी, काउंटरमेंट तो नहीं हुआ। तो पेमेंट क्योंकि करनी ही मिज़ान बैंक ने है, तो मैं सिर्फ अगर मिज़ान को बता दूँ तो वो पेमेंट करेगा ही नहीं, ठीक है, ना तो ये खुद डायरेक्ट पेमेंट करेगा कस्टमर को अगर उसने लेनी हो बैंक अकाउंट में, ना ही अगर किसी और बैंक ने इससे पैसे लेकर अगले अपने कस्टमर को देने हो फिर भी उस बैंक को भी करेगा, उसको बता देगा सिंपल कि भाईजान ये सीन है, ठीक है जी। तो काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट है। देन नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ, अगर कोई कस्टमर की डेथ होगी और तो आप उसकी डेथ का नोटिस दे दें बैंक को कि भाईजान वो फोत हो चुका है,
तो फिर भी क्या है उसकी पेमेंट बैंक अकाउंट में से रुक जाएगी अनटिल और अनलेस कोर्ट की तरफ से कोई उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो मुतय्यन किए जाएँ, वो डिटर्मिन किए जाएँ कि यार ये कानूनी वर्सा हैं, ये इसके बैंक को अब डील करेंगे, तब तक उसकी पेमेंट रुक जाती है। और फिर क्या है, नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द कस्टमर एज एन इंसॉल्वेंट। और अगर किसी कस्टमर के खिलाफ फैसला आ जाता है कि ये बंदा दिवालिया हो चुका है, ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, लिक्विडेट हो चुका है, तो भाई उस केस में भी वो एक नोटिस चला जाता है उसके तमाम बैंक्स को भी, तो बैंक उसकी पेमेंट रोक देते हैं। इसका मतलब है कि अगर बैंक ने खुद अगर पर्सन ने खुद रोकनी हो अकाउंट होल्डर ने, तो काउंटर माइंड करवा सकता है, अदरवाइज डेथ की सूरत में वो रुक जाती है उसकी पेमेंट, ज़ाहिर है कोई ना कोई उसको नोटिस देता है। और इसी तरह जो है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर भी अदालत की तरफ से जो है नोटिस चला जाता है बैंक्स को कि भाई इसके पैसे असासे इसका मुंजमद कर दें। अब इसके जो असासे हैं, जो बैंक्स हैं या जो जितने भी दूसरे एसेट्स हैं, वो सारे सेल होंगे, लेकिन सेल कौन करेगा, उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है जो अदालत की तरफ से अपॉइंट करवाया जाता है, किया जाता है, वो उसको सेल करके लोगों के कर्जे फिर पे करता है। ठीक है, लिक्विडेट कर देता है, मतलब कैश में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल देखें, अनम ड्रॉन अ बीरर चेक है भाई ऑन हर बैंकर बट लॉस्ट इट बिफोर इनकैशमेंट, गुम हो गया, बीरर चेक था, तो भाई उसने कहा कि यार मैं फ़ौरन बैंक को कॉल करूं, उसने भाई कॉल की बैंक को या ईमेल की, तो उसने उसे बता दिया चेक नंबर और डिटेल्स ये हैं भाई, आपने इसकी पेमेंट नहीं करनी। समवन फाउंड दैट बीरर चेक एंड डिमांडिंग द पेमेंट, किसी बंदे को बीरर चेक वो मिल गया, वो बैंक में गया, उसको बीरर चेक पता नहीं जिसके पास आ गया उसी का ही है, वो गया बैंक से पैसे मांगने लगा, बैंक ने फ़ौरन कहा कि तू ब्याज ज़रा तेरे देने पे है, तो पुलिस मंगवा ली उसने। क्या उसने कहा कि भाईजान इसकी काउंटरमैंड हो गई थी पेमेंट, ठीक है, द बैंकर मस्ट रिफ्यूज़। Example 17. A customer died on 16th March. His legal representative informed the banker of his death on 26th March and 16 मार्च को बंदा फोत हुआ है, 10-12 दिन ज़रा दुख में गुजर गए, 26 मार्च को जाकर उन्होंने बैंक को बताया। भाई अगर बीच वाले 10 दिन कोई 2 नंबरी हो गई और लेकिन बैंक की गलती भी ना हो, बैंक ने ड्यू डिलीजेंस करके गुड फेथ में पैसे दिए हैं, हो सकता है ना कोई बंदा खाली चेक बना के बीरर चेक और सही एग्जैक्ट वही वाले साइन अकाउंट होल्डर वाले कर करके बैंक से पैसे निकलवाता रहे, तो बैंक का क्या कसूर है भाई? बैंक कहेगा 26 मार्च के बाद मेरा कसूर है, आपने मुझे बताया था, बंदा मर गया, फिर भी अगर मैं मरे हुए को पेमेंट कर रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान इलेक्शन में मरे हुए बंदे वोट देते हैं, तो वो कहता है कि फिर मेरी गलती है, अदरवाइज नहीं है। However, the banker is not liable if any payment of check was made from 16th to 26th March. Okay, जी, next. Abid had account in PQR Bank. Abid was adjudicated as an insolvent on 9th Feb. भाई उसको insolvent करार दे दिया गया 9th Feb को, and it was communicated to PQR Bank on 10th Feb, और अगले ही दिन बैंक को पता लग गया भाई अब बैंक ने नहीं करनी उसकी पेमेंट। ठीक है, देन एक लास्ट पॉइंट रह गया, रूल्स एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक पे ऑर्डर समझ लें या बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट को स्पेसिफिकली देख लेते हैं। बैंक ड्राफ्ट से मुराद है, जैसे देखिए एक चेक है, ये एक अकाउंट होल्डर ने, एक इंडिविजुअल ने या कोई कंपनी लीगल पर्सन है, उसने अपने बैंक को कहा, ऑर्डर दिया कि भाईजान पेमेंट करो मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट होता है एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर करता है कि भाईजान आप पेमेंट करें, ये मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आपने फ़लाँ किसी बंदे के अकाउंट में पैसे पे करने। देखें अब इसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने कोई लेनी है जी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, ठीक है, अब उस बंदे को मैंने पेमेंट करनी है। एक तरीका क्या है, हाईली सिक्योर्ड, सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड इसमें चेक में क्या हो सकता है, अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग हो सकती है ना, ठीक है, बाकी तो हमने देखी है सारी, अकाउंट पे ही ओनली वाली सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है। एक तो तरीका ये मैं अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग करके उसको दे दूं, लेकिन स्टिल देयर आर चांसेस कि वो उससे गुम हो जाए और एग्जैक्ट सेम नाम वाला बंदा किसी और को मिल जाए, चांसेस तो है ना, तो वो बंदा पैसे निकलवा सकता है। बात आ रही समझ? ठीक है। जबकि दूसरी तरफ क्या है, एक मुझे और एक ऑप्शन दिया गया है कि बैंक ड्राफ्ट का। बैंक ड्राफ्ट का क्या है, मैं अपने मिज़ान बैंक के पास गया, मैंने कहा यार ये फ़लाँ बंदा है, ये उसका अकाउंट नंबर है, किसी और बैंक में या इसी बैंक की किसी ब्रांच में, ऐसे भी होता है मिज़ान बैंक की किसी और ब्रांच में हो या किसी और बैंक में हो, तो मैंने मिज़ान बैंक को कहा कि भाईजान ये इस बंदे को, ये इसका CNIC है, ये इसका अकाउंट नंबर है, ये इसका नाम है, इस बंदे को आपने 5 करोड़ रुपया पे करना है मेरे अकाउंट में से। ठीक है, बैंक ने देखा कि आपके अकाउंट में है पैसे, देख लिया कि हाँ भी है,
हैं, उसने कहा यार मैंने अच्छा इधर से उधर ट्रांसफ़र करने। अब देखें बीच में ये इन्वॉल्व ही नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, मैनुअल कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम टू सिस्टम चीज़ें चल रही हैं। तो फिर यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट में सिक्योरिटी मज़ीद ज़्यादा हो जाती है, सही है, मज़ीद ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाते हैं पेमेंट करना, क्योंकि चेक होगा तो आपको पता है बेशक अकाउंट पे ही ओनली है, लेकिन अगर गिर गया, मिस्टर असलम अली का नाम का था, कोई और असलम अली को मिल गया, अकाउंट पे ही ओनली की क्रॉसिंग है, ट्रांसफरेबल तो नहीं है, लेकिन उसने कहा मुझे क्या ज़रूरत है ट्रांसफ़र करवाने की, सीधा गया बैंक के, भाई मैं ही तो असलम अली हूँ, ये दो मुझे मेरे अकाउंट के अंदर पैसे, उसको मिल सकते हैं। बट अगर बैंक ड्राफ्ट किया गया हो तो फिर वो तो है, मैनुअल तो है ही कुछ नहीं, वो सिस्टम टू सिस्टम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जाएंगे, दूसरे बैंक में या उसी बैंक की ब्रांच में। बात आ रही है समझ? तो ज़्यादा सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ, तो आप समझ लें कि जैसे चेक एक अकाउंट होल्डर की तरफ से बैंक को डायरेक्शन होती है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक को डायरेक्शन होती है कि भाई ये पेमेंट कर दो, मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, आप आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है जी, देखें ज़रा, The rules related to payment of check are also relevant to bank draft as if the draft for a check। वो कहता है इसी तरह उसके ऊपर भी अप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे चेक भी ड्राफ्ट ही है। अब बैंक draft is an order issued by one bank on another bank or on its own branch instructing it to pay a specified sum of money to a specified person or his order। ठीक है जी, फलां बंदे को आपने पैसे पे करने हैं। अब बैंक ड्राफ्ट इज, इसका मतलब है कि पहले नंबर पे तो ये बेरर वाला नहीं हो सकता ना, मतलब कि ये, क्योंकि वो बेरर तो वो चीज़ होगी ना जो आप बेयर कर सकते हो, जो होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो। ठीक है, चेक वगैरह है या प्रोविजन ऑर्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज है। इस केस में वो कहता है कि भाई आपका ताल्लुक ही नहीं है बेयर करने का, ये तो बैंक खुद करेगा ट्रांसफ़र, आप बंदे का अगले का नाम बता रहे हैं, हमेशा ऑर्डर ही होगा। ठीक है, अच्छा, इट कैन बी ड्रॉन ओनली बाय अ बैंक ऑन अनदर बैंक और ऑन ब्रांच एंड नॉट बाय एन इंडिविजुअल एज इन द केस ऑफ अ चेक। कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी वगैरह बेसिकली अकाउंट होल्डर नहीं इसको बना सकता, ये भाई हमेशा बैंक ही बनाएगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयर, और इसकी पेमेंट को रोकना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, चेक की पेमेंट को रोकना क्या था, चेक को बैंक को कॉल किया कि भाईजान ये चेक नंबर है, इसको फारिग करें। बैंक ड्राफ्ट को रोकना इतना मुश्किल, इतना इजी नहीं है कि आप फ़ौरन बैंक को कॉल करके कह रहे हैं यार उसको रोकें, नहीं, वो बैंक कहेगा भाईजान पहले तो आ जाओ ज़रा, हमें रीज़न बताएं क्यों आपने रोकना है इसको। ठीक है, और उसके वो चार्जेस भी डिडक्ट करेगा कि भाईजान आपने कहा था तो हमने पैसे भी अरेंज किए, हमने उसको भेजे, अब आप आके कह रहे हैं कि हमने नहीं करना, तो क्या इसकी रीज़न है? सही है, तो जाहिर है एक सिक्योरिटी आपको दी जा रही है ज़्यादा, एक आपको ज़्यादा बड़ी प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो फिर उसके वो भी तो है ना, उसको ख़त्म करना भी उतना ही मुश्किल है। ठीक है, आम तौर पे जब होता है ना कि हमने किसी इस तरह की गाड़ी ख़रीदनी हो, कोई प्लॉट ख़रीदना हो, मतलब बड़ी पेमेंट्स हो, तो लोग आमतौर पे बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर भी कहा जाता है उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, सरकारी इदारों में कोई पेमेंट्स करनी हो फिर भी लोग इसी तरफ जाते हैं, ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाता है, एक ट्रैक रैकेट रहता है कि भाई गलती की गुंजाइश ना रहे। चेक क्या बनाने में गलती, करने ट्रांसफ़र करने में गलती, 100 चीज़ें हो सकती हैं। बैंक ड्राफ्ट में पता होता है यार एक ही बंदे का नाम देना है, उसका अकाउंट नंबर वगैरह देना है, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें गलती के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल देख लें, अदील मेड अ डील टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड, द सेलर रिक्वायर्ड पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट। अदील ने भाई को प्लॉट खरीदना था, सेलर ने कहा कि मुझे पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भेजनी है। अदील वेंट टू हिज बैंक, उसने वो अपने बैंक के पास गया, एंड अप्लाइड फॉर अ बैंक ड्राफ्ट एंड प्रोवाइडेड डिटेल्स। The banker transferred the relevant amount from Adil's account and transferred it to bank's name and issued the bank draft to Adil in the name of seller and particulars of Adil were also mentioned on it। Adil के particulars भी आ गए यार, अदील साहब फलां बंदे हैं, ये उसका CNSE अकाउंट नंबर वगैरह आ गया कि इसने पेमेंट करनी है, और जिसके नाम पे जा रही है उसका भी सारा कुछ लिख दिया, उसको पैसे ट्रांसफ़र हो गए। द सेलर विल डिपोज, उसको बैंक ड्राफ्ट मिल गया, सेलर ने भाई अपना जो बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट करवाया अकाउंट के अंदर और उसके अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, द पेमेंट इज मोर सिक्योर फॉर सेलर बिकॉज बैंक ड्राफ्ट कैन नॉट बी डिसऑनर्ड लाइक अ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन द अकाउंट। भाई हाँ, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चेक तो डिसऑनर भी हो सकता है ना, बाउंस भी हो सकता है, भाई पैसे ही नहीं है, क्योंकि चेक तो आपने बना दिया, पता लगा पेमेंट करने के बीच में पैसे नहीं थे। बैंक ड्राफ्ट बैंक बनाता ही तब पहले पैसे हों, कहते यार पहले पैसे रखे थे, पैसे बैंक वो काट लेगा आपके। ठीक है, फिर वो बैंक ड्राफ्ट बनाएगा। आ रही बात समझ? ऐसे नहीं होगा बैंक ड्राफ्ट बना दो, पैसे देखेंगे आएंगे कि नहीं नहीं नहीं, कहता भाई पहले पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, वो मैं काटूंगा, फिर जाके मैं इसको आगे बैंक ड्राफ्ट बना के दूंगा। ओके भाई, चलें जी, बाकी फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कल करते हैं। किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन प्लीज़ पूछ लेना है। आई नो अगेन टेलिंग यू कि ये थोड़ा
टेक्निकल था चैप्टर 14-15, बट इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। यकीन करें बड़ा स्लोली ग्रेजुअली आपको पढ़ाया है। पर्पस सिर्फ ये है कि आपको एक एक चीज़ की समझ आए, क्योंकि पेपर में आना है लाजमी, ठीक है, इसके बगैर पास नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको दोनों चैप्टर्स को बहुत बारीकी से आपने देखना है। किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी पूछना है। कल इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद तो आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चैप्टर्स रह जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।